नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश पीसीएस का पीटी का रिजल्ट 2024 का आ चुका है और तमाम छात्रों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिला है। तमाम छात्र मुख्य परीक्षा के अवसर से वंचित भी हुए हैं। तो जो छात्र इस परीक्षा को मुख्य परीक्षा देने से वंचित हुए हैं, अर्थात जिनका पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी कमियों को तलाशने की ज़रूरत है कि किस वजह से उनके क्वेश्चन कम रह गए, जिसके वजह से वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में असफल होते हैं तो उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि एक ही कमी की वजह से हम बार बार असफल होते हैं, पर उस कमी को जानने की कोशिश नहीं करते। कई बार हम अपनी असफलता के लिए बहाने भी बनाते हैं। आप देखेंगे, मैं कल इस बात को देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई किसी का 75 क्वेश्चन था तो हो गया, किसी का 82 था तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। चूँकि होता क्या है कि पीसीएस के अंतर्गत, है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे पद होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। कुछ सब्जेक्ट विशेष से आधारित होते हैं तो उनकी मेरिट कम जाती है ना। तो ऐसे में यदि किसी का कम क्वेश्चन पर हुआ है, इसका मतलब कि वो किसी विशेष सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है, न कि कॉमन तरीके से सभी पदों के लिए क्वालिफाई किया है, किसी विशेष पद के लिए क्वालिफाई किया है जिसके लिए कोई सब्जेक्ट निर्धारित होता है। तो इन सारी चीज़ों पर समय जाया करने के जगह यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर में कौन से पोर्शन से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे, तो उसको यदि हम दूर करने की कोशिश करें तो हम कम से कम 2024 का पीटी यदि हम नहीं निकाल पाए तो 2025 का पीटी हम निकाल सकते हैं, यदि हम उन कमियों को दूर कर पाएँ तो। ये तो रही बात उन छात्रों के लिए जो किन्हीं कारणों से पीटी क्वालिफाई करने से वंचित रह गए। लेकिन अब हम उन छात्रों की बात करते हैं जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया और जिनको मेंस का एग्ज़ाम देना है। अब उसी संदर्भ में मैं कुछ आंसर राइटिंग को लेकर के कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस करने आया हूं, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां भी आपके जहन में होती हैं, कई तरह के भ्रम भी दिमाग में बने होते हैं कि जैसे हम उदाहरण एक एक दे करके आपको समझाएंगे और उसके बाद कुछ बेसिक बातें हम आपको बताएंगे जिसको आपको आंसर राइटिंग के दौरान ध्यान रखने होंगे, सावधानी बरतनी होगी और उन रूल्स को फॉलो करने होंगे, तब आप बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको सिलेबस पर और बाकी चीज़ों पे आने से पहले एक छोटा सा संदर्भ में आपके सामने रखूंगा, और वो है शब्द सीमा का। शब्द सीमा, ये कुछ वो बेसिक पॉइंट मैं लेके आ रहा हूं जो बहुत सारे छात्रों के दिमाग में होता है कि सर ये शब्द सीमा का क्या मतलब है, उसमें किन शब्दों को काउंट किया जाता है और किन शब्दों को काउंट नहीं किया जाता है। ये बहुत सारे छात्रों में भ्रम है। यहाँ तक कि जो एक दो बार मेंस लिख चुके हैं उनको भी ये बात क्लियर नहीं होती है कि उस शब्दों को कैसे काउंट करें। तो शब्द सीमा और समय सीमा का जो संदर्भ है वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उसके बाद अन्य जो उसके पहलू है उसकी मैं बात करूँगा। तो शब्द सीमा के अंतर्गत आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें जीएस के कुल 6 पेपर होते हैं और 6 पेपर के प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 125 शब्द के होते हैं और 10 क्वेश्चन 200 शब्द के होते हैं। ये बात सभी छात्रों को लगभग पता होगी, नहीं पता होगी तो क्लियर कर लेना इस बात को कि 10 क्वेश्चन 125 शब्द के और 10 क्वेश्चन 200 शब्द के लिखने होते हैं। अब जो प्रश्न मैंने उठाया है वो ये कि जब हम 125 शब्द में कोई आंसर लिख रहे होते हैं तो फिर उसमें किन शब्दों को शामिल किया जाएगा और किन शब्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम ये होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 125 शब्द के आंसर हमें लिखने होते हैं और हमें 200 शब्द के आंसर लिखने होते हैं। लेकिन एक बड़ा जो कंफ्यूजन है शब्द सीमा को लेके वो है कि है, कि, में, था, क्या इन्हें भी शब्द सीमा में काउंट किया जाता है? क्या इन्हें भी, जब हम 150 शब्दों का आंसर लिखेंगे तो क्या इन्हें भी उस 125 शब्दों की सीमा में रखा जाएगा? तो हम कहेंगे जी हाँ, इनको भी शब्द सीमा में रखा जाता है, यानी काउंट में ये शब्द भी आते हैं। काउंट में ये शब्द भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
हाँ, अब यहां पर एक पॉइंट और बन सकता है कि जो कोष्ठक में लिखे हुए शब्द है, 2-3 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कोष्ठक में लिखे शब्द, कोष्ठक में लिखे गए शब्द को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि कोष्ठक में जो शब्द लिखे जाते हैं वो कोष्ठक के पहले दिए गए शब्द का सरलीकरण होता है, उसकी मीनिंग या उसका अर्थ बताने के लिए होता है। इसलिए यदि कोष्ठक में आपने जो शब्द लिखा है वो शब्द सीमा के अंतर्गत काउंटेबल नहीं होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो एक बात कि इस तरह के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि इसको हम काउंट करेंगे। कोष्ठक में लिखे शब्द शामिल नहीं होते, ये शामिल होते हैं, किसमें शामिल होते हैं? गणना, शब्दों के गणना में, शब्दों के गणना में ये शामिल होते हैं और ये शामिल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट बन सकता है, क्योंकि समास के अंतर्गत जो 2 शब्द होते हैं उसको भी लेके छात्रों में भ्रम होता है कि सर माता पिता यदि लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूं इस बात को, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, रात दिन, सुख दुख, है ना, तमाम ऐसे शब्द होते हैं जो समास के 2 शब्द होते हैं। तो यहां पर भी कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या ये माता पिता में 2 शब्द काउंट हो जाएगा या ये एक ही शब्द होगा? ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और हाइफन या योजक चिन्ह के प्रयोग करने के कारण इन्हें 2 शब्द न मान करके इन्हें एक शब्द माना जाता है। रात दिन ये 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ही शब्द होगा, क्योंकि रात और दिन को जोड़ने के लिए हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से आप देखना कि ये एक शब्द हो जाएगा और ये एक शब्द हो जाएगा, यानी माता पिता 2 शब्द नहीं है, भाई बहन 2 शब्द नहीं है, राजा रानी 2 शब्द नहीं है, सुख दुख 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ही शब्द के अंतर्गत काउंट होता है। तो जो मैंने आपसे कहा कि कुछ बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो उसमें शब्द सीमा वाली जो बात थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कहां कहां पर कौन से शब्द को काउंट किया जाता है शब्द सीमा के अंतर्गत और कौन से शब्द को शब्द सीमा में काउंट नहीं किया जाता है। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के जो शब्द हैं वो काउंट होंगे, कोष्ठक में लिखे हुए शब्द काउंट नहीं होते हैं, और जो समास के 2 शब्द होते हैं वो 2 शब्द न मान करके एक शब्द माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो एक ही शब्द मान लिया जाता है। तो इस तरह से जो शब्द सीमा का मामला था वो क्लियर हो चुका है कि शब्द सीमा क्या होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पॉइंट है और वो है समय सीमा का, और समय सीमा के अंतर्गत मैं आपको क्लियर कर दूं कि समय सीमा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि 2 तरह के प्रश्न हमें लिखने हैं, 125 शब्द के प्रश्न लिखने हैं और दूसरा 200 शब्द के प्रश्न लिखने हैं, 200 शब्द के प्रश्न लिखने हैं। अब इसके अंतर्गत हमें क्या जानना है? इसके अंतर्गत हमें जानना है कि 125 शब्द के जो आंसर हमें लिखने हैं वो कितने मिनट में लिखने हैं? वो 7 मिनट में लिखने हैं। बहुत ही बेसिक बात बता रहे हैं उन छात्रों को, खास तौर से उन छात्रों के लिए है जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, है ना, उनके लिए ये है, या जो आगे मेंस लिखने वाले हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि 125 शब्द का आंसर आप 7 मिनट में लिखेंगे और 200 शब्द का आंसर आपको 11 मिनट में लिखना है, 11 मिनट में लिखना है, क्योंकि आपके पास प्रश्नों की कुल संख्या 20 है। एक प्रश्न पत्र में, एक पेपर में 20 प्रश्न आते हैं और समय कितना है?
180 मिनट, 180 मिनट का समय है, अर्थात 3 घंटा। तो 3 घंटे का समय है, आपके पास 180 मिनट का समय है। और 180 मिनट का मतलब कि जब आप 10 प्रश्न 11 मिनट में लिखते हैं तो 110 मिनट होता है, और जब आप 7 मिनट में एक प्रश्न लिखते हैं और 10 प्रश्न लिखते हैं तो 70 मिनट होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका कितना हो जाता है, ये 180 मिनट हो जाता है। 180 मिनट, ये बात मैं आपको, बहुत छोटी बात है ये, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको 20 प्रश्नों का उत्तर पता है, आप बहुत अच्छी तरीके से 20 प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा, यदि आप 7 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर लिखकर अगले प्रश्न पर नहीं पहुंच जाते हैं, तो आप मान के चलो कि आपको 20 प्रश्न का उत्तर चाहे जितना भी अच्छे से आ रहा हो, आप 15 से 16 क्वेश्चन लिखते लिखते आपका समय समाप्त हो जाएगा। और यदि आपने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप मान के चलो कि सिलेक्शन से वंचित होना लगभग 100% निश्चित है। क्योंकि जब आप प्रश्न छोड़ते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपके खत्म हो जाते हैं। जब हम सामान्य तरीके से भी प्रश्न को लिखते हैं तो कुछ न कुछ नंबर उस पर मिलता है हमें, लेकिन जब हम प्रश्न छोड़ देते हैं तो पूरा नंबर हमारा चला जाता है। इसलिए यदि कोई छात्र 20 प्रश्न का उत्तर सामान्य तरीके से लिखे और कोई छात्र 16 प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छा लिखे लेकिन 4 प्रश्न छोड़ दे, तो नंबर ज़्यादा किसको मिलेगा? उस 20 प्रश्न लिखने वाले छात्र को, जिसने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, भले सामान्य तरीके से ही उसने सभी प्रश्नों का उत्तर क्यों न लिखा हो। तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने दोनों पॉइंट आपका क्लियर कर दिया, एक शब्द सीमा का कि किस शब्द को गणना में काउंट करेंगे और किसको काउंट नहीं करेंगे, और दूसरा कि हमें जो 20 प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न पत्र में लिखना होता है उसमें से कितने मिनट में कौन सा प्रश्न लिखना है। 7 मिनट में हमें 125 शब्द का आंसर लिखना है और 11 मिनट में हमें 200 शब्द का आंसर लिखना है। तो इस तरह से शब्द सीमा वाला और समय सीमा वाला जो पॉइंट था, ये बात हमने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। ये वो चीज़ है कि आपने बहुत परिश्रम किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, बावजूद इसके जब आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होता है। तो ये गलती कम से कम आपको नहीं करनी है, और ये गलती आप तभी नहीं करेंगे जब आप अपने कमरे पे बैठ करके कई बार ऐसे अभ्यास करेंगे, 20 प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करेंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और उसमें आप देखें कि 3 घंटे में आप 20 प्रश्नों के उत्तर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि सारी पढ़ाई, सारी योग्यता एक जगह पर है, और समय प्रबंधन यदि नहीं हो पाया तो सारी योग्यता और सारी क्षमता के बाद हम सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, और ये तभी हो सकता है जब आप लगातार लिखने की कोशिश करेंगे। कभी 10 प्रश्न ले लिया, कभी 5 प्रश्न ले लिया, और ज़्यादातर बार आपको 20 प्रश्न का उत्तर 3 घंटे में लिखना है। और इसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो, कहीं का भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कितने प्रश्नों का उत्तर लिख पाते हैं और किस प्रकार से लिख पाते हैं। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, और ये यदि आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सब कुछ आते हुए भी प्रश्न का सही से उत्तर नहीं लिख पाते। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बार हम इस बात को लेकर के रिजिड होते हैं कि भाई 125 शब्द का हमें आंसर लिखना है, 125 शब्द का हमें आंसर लिखना है, तो क्या हमें 125 शब्द में ही लिखना है? ये भी एक भ्रम की कंडीशन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 125 का मतलब 125 एग्जैक्ट नहीं होता। ना ही एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय वो एक एक शब्द को काउंट करके फिर आपको नंबर देता है, बल्कि एक एवरेज तौर पे आपके शब्द होने चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि यदि 125 शब्द के आंसर को आपने 110 शब्द में लिखा है या आपने 115 शब्द में लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आपके द्वारा शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यदि आपने 125 शब्द के उत्तर को 135 शब्द में लिखा है या 140 शब्द में लिखा है, तो भी ये
तो भी ये शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने जो निर्धारित शब्द सीमा दी गई है उसमें 10 से 15 शब्द कम या 10 से 15 शब्द ज़्यादा लिखते हैं तो इसे शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब इसमें आपकी चतुरता और आपकी बुद्धिमानी ये होगी कि आप ज़्यादा लिख रहे हो कि आप कम लिख रहे हो, क्योंकि यदि आप कम लिखोगे तो आपका समय बचेगा, और जब आप समय बचाओगे, जैसे हम कहें कि यदि हर प्रश्न का उत्तर आप 135 या 140 शब्द में लिख रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन यदि स्पीड आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होगा, 125 शब्द के आंसर को 110 शब्द या 115 शब्द में लिखें। इससे क्या होगा कि यदि थोड़ी गति हमारी स्लो भी होगी, धीमी भी होगी, तब भी हम 20 प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे। और उसी तरह से जब 200 शब्द का आंसर लिखना हो तो हम 180 शब्द में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 185 शब्द में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो भी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इसका उल्लंघन कब माना जाता है, जब 125 शब्द का आंसर लिखने के लिए दिया गया, आपने 200 शब्द में लिख दिया, 250 शब्द में लिख दिया, तब माना जाता है कि आपने शब्द सीमा का उल्लंघन किया है। और दूसरी बात, यहां पर इतनी बात को ध्यान रखने के बाद समझना कि आपको जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको नंबर इस आधार पर मिलता है कि आपने प्रश्न की रिक्वायरमेंट को किस सीमा तक फुलफिल किया है, आपने प्रश्न को सही से पढ़ा है, सही से समझा है। एक ही प्रश्न में यदि कई सब प्रश्न हैं या उप प्रश्न हैं तो क्या उन उप प्रश्नों का भी आपने उत्तर दिया है, क्या आपने उस प्रश्न में प्राथमिकता तय किया कि उस प्रश्न में यदि 2 से 3 खंड हैं तो कौन सा खंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा खंड कम महत्वपूर्ण है, और उसके अकॉर्डिंग यदि आपने उत्तर लिखा है तो नो डाउट आपको नंबर अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपको मेंस में जो नंबर मिलता है वो प्रश्न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के आधार पर मिलता है, और ये सारी चीज़ें सावधानी के तौर पे होती हैं कि हमें 125 शब्द का आंसर लिखना है तो हम कितने में लिखें, और 200 शब्द का आंसर लिखना है तो कितने में लिखें। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, समय सीमा का भी ध्यान रखना है, और उसके अलावा हमें टू दी पॉइंट किसी भी प्रश्न का आंसर लिखना है। तो आज हम आपको इन केवल 2 शब्दों को क्लियर करके छोड़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको इससे अलग जो बातें हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको कैसे तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग में हमें और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।